Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. I am Arij Fatma from the Zoology Department of University of Chakwal. In today's video, I am going to discuss about dedifferentiation. So first of all, हम देखते हैं कि dedifferentiation है क्या. It is the process by which specialized cells lose their specific functions and revert to the more primitive or undifferentiated state due to any certain stimuli, chemical cues और any genetic modification. सेल अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शन को और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को लॉस कर देता है और एक अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे अब ये स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस में है कि डिफरेंशिएशन के नतीजे में सेल डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में चला जाता है. उसमें अब ये सारे इरिवर्सिबल नहीं बल्कि रिवर्सिबल प्रोसेस हैं. इसमें सेल के पास एबिलिटी होती है या तो वो रीडिफाइन हो जाए या सेल की डेथ हो जाती है या जो सेल है वो सेल साइकिल के अंदर इंटर होकर फर्दर डिवीजन में चला जाता है. अब हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑर्गेनोजेनेसिस में एक वाइटल रोल प्ले करता है. सबसे पहले है रीजनरेशन. रीजनरेशन एक ऐसी एबिलिटी है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. अब रीजनरेशन के अंदर डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू टिश्यू रिपेयर होता है जो भी डैमेज कॉज हुआ था उसके ज़रिए. अब ये एक एविडेंट है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर विच आर कैपेबल ऑफ रिग्रोइंग लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट्स जैसे एम्फीबियंस एंड प्लेनेरिया. नेक्स्ट है डेवलपमेंटल फ्लेक्सिबिलिटी. डिफरेंशिएशन ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर डेवलपमेंटल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इन रिस्पॉन्स ऑफ डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स या सर्टन स्टिमुलाई और सेल की डेस्टिनी को जो है वो अल्टर कर देता है. नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस. इसमें सेम वही है कि ड्यूरिंग द होल लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो जितनी भी इंजरीज होती हैं उनके नतीजे में जो है वो टिश्यू रिपेयर और उसको मेंटेन करने का काम करता है. लास्ट वन इज़ मॉर्फोजेनेसिस. मॉर्फोजेनेसिस में भी इसी तरह डिफरेंशिएशन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गन ग्रोथ में और मॉर्फोजेनेसिस को बाय प्रोमोटिंग टिश्यू रीमोल्डिंग. एंड अब हम देखते हैं कि सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है. इसके अंदर 3 मैकेनिज्म्स मेन इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट वन इज़ मोलेकुलर सिग्नल पाथवे, सेकंड वन इज़ एपिजेनेटिक रेगुलेशन एंड द थर्ड वन इज़ सेलुलर प्लास्टिसिटी. अब हम वन बाय वन इन सब प्रोसेस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ मोलेकुलर सिग्नलिंग पाथवे. ऐसा पाथवे जो केमिकल क्यूज़ के नतीजे में स्टिमुलेट होता है उसको मोलेकुलर सिग्नलिंग पाथवे करते हैं. और ऐसे जो पाथवे में जो केमिकल इन्वॉल्व होते हैं वो ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं, साइटोकाइंस, कोई भी हार्मोन हो सकते हैं जो एक्टिवेट करते हैं इन पाथवेज को. और हर सेल के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं इन सब्सटेंसेस के लिए जो स्टिमुलेट करती है मोलेकुलर सिग्नलिंग पाथवे को और आगे जो है वो फर्दर प्रोसेस होता है. अब इसमें हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. WNTB कैटनिन पाथवे. अब ये ऐसा पाथवे एक फैमिली ऑफ प्रोटीन है जो कि प्ले करती है क्रिटिकल रोल इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड अडल्ट टिश्यू होम्योस्टेसिस. और एनी डीरेगुलेशन इन दिस प्रोसेस लेड टू द कैंसर एंड अदर कैंसरस डिजीज डेवलपमेंट. और ये प्रोसेस भी जो है डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को फॉलो करता है बाय द प्रोसेस ऑफ मोलेकुलर सिग्नलिंग पाथवे. सेकेंड वन इज BI3K and AKT pathway. This pathway is phosphoinositide 3 kinase which led to the cell growth and tumor proliferation and plays significant role in endocrine resistant breast cancer. And the third one is MAPK and ERK pathway. It is also a series of protein in which cell communicates a signal from a receptor on the surface of the cell to the DNA in the nucleus, and all these pathway follow molecular signaling pathway for the process of dedifferentiation. Second one is epigenetic regulation. Any genetic modification which initiate the process of dedifferentiation is epigenetic regulation, which includes DNA methylation, histone protein modification, and non-coding RNAs. And these epigenetic changes can dynamically alter the cellular phenotype. And as this picture show dedifferentiation process by the epigenetic changes and cellular plasticity in the tumor. And the third mechanism is cellular plasticity. This step basically follows the back to molecular signaling pathway and epigenetic regulation. और एपिजेनेटिक रेगुलेशन और मोलेकुलर सिग्नल पाथवे के नतीजे में जो है सेलुलर प्लास्टिसिटी फर्दर इंड्यूस होती है और इसमें जो है सेल अपनी जो स्पेशलाइज स्टेट है उसको लॉस कर देता है. अब हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे हेल्पफुल है इन टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन में इन डिफरेंट ऑर्गन्स. फर्स्ट वन इज लिवर. लिवर की जो सेल्स हैं उनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं. लिवर हैज़ द ग्रेट एबिलिटी टू रिपेयर इटसेल्फ by the process of dedifferentiation in response of any injury or tissue damage.
अब हम स्किन को देखते हैं। स्किन के जो सेल्स हैं उनके पास भी एबिलिटी है कि किसी भी एक्सटर्नल इंजरी की सूरत में अगर टिश्यू डैमेज हो जाता है या टिश्यू के अंदर कोई चेंजेस आ जाते हैं उसके स्ट्रक्चर में, तो वो जो है डी डिफ्रेंसिएशन के प्रोसेस के थ्रू उसको मॉडिफाई कर सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो कुछ सेल हैं जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स वो सेल हैं जो कि न्यूरोनल जो एक्सोन्स हैं उनके गिर्द माइलिन शीट बनाता है। एस्ट्रोसाइट्स ये जो हैं वो एक टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। और अदर जो ग्लियल सेल्स हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि वो खुद को जो है रीजनरेट कर लें। एंड थर्ड वन इज लास्ट वन इज हार्ट के ऑल सेल्स तो नहीं बट कार्डियोमायोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं हमारे हार्ट के जो कि सेल हार्ट की मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं। और कार्डियोमायोसाइट्स कैन डिफ्रेंशिएट एंड री एंटर द सेल साइकिल टू प्रोलिफरेट एंड कंट्रीब्यूट टू द कार्डियक रिपेयर। एज शोन इन दिस पिक्चर कि नॉर्मल कार्डियोमायोसाइट्स किस तरह से फिर उनमें किसी भी वजह से इंजरी हुई, इंजरी के बाद वो डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस के अंदर जाएंगे और डी डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस को फॉलो करते हुए दोबारा रीजनरेट होकर अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। अब डी डिफ्रेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिजीज़ को भी इंड्यूस करता है। जैसे फर्स्ट वन इज़ कैंसर। कैंसर जो है वो जब भी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी तो कैंसर काज होगा। डी डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस के अंदर जो सेल्स हैं वो स्टेम लाइक प्रॉपर्टीज अटेन कर लेते हैं जैसे सेल्फ रिन्यूअल और इंक्रीज्ड मेटास्टैटिक पोटेंशियल, जिसके नतीजे में जो है वो कैंसर काज होता है, ट्यूमर। एंड द सेकंड वन इज फिब्रोसिस। Pulmonary fibrosis led to the excessive deposition of extracellular matrix and tissue scarring, which may lead to the organ dysfunction. Third one is atherosclerosis. Atherosclerosis is also a disease in response of the process of dedifferentiation. Dedifferentiation of vascular smooth muscle cells in atrial walls led to the atherosclerosis. And the fourth one is neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease and Parkinson's disease. These diseases are caused due to the dedifferentiation in neuronal cells and acquire pathological features. अब हम इसकी देखते हैं थेराप्यूटिकल इम्प्लीकेशन कि कैसे जो है हम डी डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस को जो है वो अंडरस्टैंड करके हम बेनिफिशियल वे में यूज़ कर सकते हैं। इफ़ समवन नोज द बेसिक्स ऑफ द डी डिफ्रेंशिएशन, वो यूज़ कर सकता है इस प्रोसेस को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नोवेल स्ट्रेटजीज फॉर टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन। एंड ऑब्वियसली जब डी डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस और उसकी बेसिक्स और प्रॉपर मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर लिया जाएगा तो कैंसर की थेरेपीज भी हम डिस्कवर कर सकते हैं और ख़ुद इन्वेंट कर सकते हैं। टिश्यू इंजीनियरिंग एक वास्ट एक सब्जेक्ट है, एक फील्ड है डी डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस के अंदर। जैसे अब डी डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस में एक डैमेज टिश्यू जो रिपेयर होता है उसको अगर हम देखें तो वो एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, तो उसको अगर हम प्रॉपरली स्टडी कर लें तो टिश्यू इंजीनियरिंग यानी हम उस टिश्यू को रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्दी टिश्यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट डी डिफ्रेंशिएशन. Here are some references from which I quote this. So hope so you like the video. Thank you for your time.